बच्चों, अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे प्रत्येक वीडियो को अवश्य देखिएगा और बड़ी आसानी के साथ अपनी परीक्षा को सफल बनाइएगा। तो आज की क्लास में हम शुरू करेंगे भारतीय संविधान के भाग 9। इसका शीर्षक है पंचायतें। भाग 9 के अंतर्गत जो पंचायतें गठित की गई हैं वो अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 ओ तक भाग 9 में कुल मिलाकर 16 अनुच्छेद जोड़े गए। ये जो 16 अनुच्छेद किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो जो 73वां संविधान संशोधन हुआ उसके तहत 1992 में ये 16 अनुच्छेद जोड़े गए। अब सवाल ये पूछ देता है कि भारतीय संविधान का भाग 9 किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान का भाग जो 9 है वो पंचायतों से संबंधित है। और कभी कभार पूछ देता है कि जो भारतीय संविधान में पंचायतें किस भाग में उल्लिखित हैं? तो पंचायतें जो है वो भाग 9 में उल्लिखित है। बात यही पूछ दी। और कभी कभार पूछ देता है कि संविधान की 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। अब पूछ देता है 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायतों से। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने कई एक प्रश्न बनाए। अब बात करते हैं जो प्रमुख अनुच्छेद हैं उनके संबंध में। तो अनुच्छेद 243 को आपको समझना है कि अनुच्छेद 243 जो आता है तो उससे भाग 9 में जो पंचायतें हैं उस बात पर आप समझ जाइए कि पंचायतों के बारे में पूछ रहा है। अब इस तरीके से बात करते हैं जो 243 अनुच्छेद है उसके तहत जो इसको परिभाषित, पंचायतों को परिभाषित किया गया कि ग्राम क्या है, ग्राम सभा क्या है, पंचायतें क्या है, जिला क्या है और जनसंख्या क्या है और ग्राम पंचायत क्या है। इस तरीके से जो 243 अनुच्छेद के तहत पंचायतों को परिभाषित किया गया। अब बात करते हैं अनुच्छेद 243 ए के तहत। अनुच्छेद 243 ए के तहत जो है ग्राम सभा के गठन की बात कही गई है। तो जो ग्राम सभाओं को गठित करने का काम जो है राज्य का विधानमंडल करता है। तो कितनी जनसंख्या पर एक ग्राम सभा गठित की जाए, तो ये बात जो इस बात का निर्धारण है जो है राज्य का विधानमंडल करता है। तो जो स्थिति है वर्तमान में कि कम से कम 1000 की जनसंख्या पर एक ग्राम सभा स्थापित की जाएगी। और जो ग्राम सभा है उसमें जो जनसंख्या के हिसाब से ही वहां पर जो पंचायतों के जो सदस्य हैं वो भी चुने जाएंगे। तो 1000 की जनसंख्या पर जो पंचायतों के सदस्य हैं, ग्राम पंचायतों के सदस्य हैं, वो होने चाहिए 9 सदस्य। इसी तरीके से किसी ग्राम सभा की अगर जो जनसंख्या है वो 2000 है तो 2000 की जनसंख्या पर पंचायतों के 11 सदस्य चुने जाएंगे। इसी तरीके से
अगर किसी ग्राम सभा की जनसंख्या है वो 3000 है, तो 3000 पर 13 सदस्य, ग्राम पंचायतों के 13 सदस्यों को चुना जाएगा। इसी तरीके से अगर किसी ग्राम सभा की जनसंख्या 3000 से ऊपर है तो वहां पर 15 जो है ग्राम पंचायत के सदस्यों को चुना जाएगा। इस तरीके से हमने ग्राम सभा की जो जनसंख्या है उसके संबंध में जानना। अगर किसी ग्राम की जनसंख्या जो है 1000 नहीं है तो उसके जो निकट गांव है उन गांव को भी उसी में मिला दिया जाएगा। कि कहने का मतलब जो मानक 1000 की जनसंख्या का है उसको पूरा किया जाएगा, चाहे उस गांव की जनसंख्या से पूरा हो, चाहे जो पास के गांव और लगते हों उनको मिलाकर पूरा किया जाए। इस तरीके से हमने ग्राम सभा के बारे में जाना। अब बात करते हैं जो ग्राम सभा की बैठकें होती हैं उनके बारे में। यहाँ से ये सवाल बहुत ज़्यादा आता है कि ग्राम सभा की बैठकें वर्ष में कितनी होनी चाहिए। तो ग्राम सभा की जो बैठकें हैं कम से कम 2 बैठकें होनी चाहिए। यहाँ पर ग्राम पंचायत की बैठकों के बारे में समझेंगे हम और ग्राम सभा की बैठकों के बारे में। तो ग्राम सभा की बात करते हैं। यहाँ पर ग्राम सभा की जो बैठकें हैं वर्ष में कम से कम 2 बार होनी चाहिए। कब कब होनी चाहिए, यही सवाल पूछ देता है। एक जो है रबी की फसल की जब कटाई होती है उसके बाद, और दूसरी खरीफ की फसल की कटाई के बाद। तो इस तरीके से जो ग्राम सभा की बैठकें हैं बहुत ही अनिवार्य बैठकें, एक रबी की फसल की जब कटाई होती है उसके बाद, और दूसरी खरीफ की फसल की कटाई होती है उसके बाद। तो यहाँ पर ये बात जान लेना अति आवश्यक हो जाता है कि ग्राम सभा की जो बैठकें हैं वो वर्ष में कम से कम 2 बार होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को जाना। अब बात करते हैं अनुच्छेद 243 बी के तहत। अनुच्छेद 243 बी, आइए देखते हैं यहाँ पर कितने प्रश्न जो है निकलते हैं। तो अनुच्छेद 243 बी के तहत पंचायतों का गठन। तो पंचायतों के गठन से आशय सभी प्रकार की पंचायतें, जो 3 प्रकार की पंचायतें त्रिस्तरीय शासन त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली के अंतर्गत जो पंचायतें आती हैं वो, जैसे ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, और क्षेत्र स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला पंचायत या जिला परिषद। इस तरीके से पंचायतों के गठन के अंतर्गत ये तीनों पंचायतें आ गई। अब बात आती है कि जो पंचायत समिति है मध्यम वर्ग की, तो यहाँ पर इसको समझ लेना अति आवश्यक है। जिस राज्य की जो जनसंख्या है 20 लाख से कम हो गई तो वहां पर मध्यवर्ती पंचायत जो है गठित नहीं की जाएगी। तो इस तरीके से पंचायत के गठन से संबंधित जो बिंदु थे उनको हमने समझा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 243 सी के तहत
ये जो अनुच्छेद 243 है ये खंडों में बटा हुआ है, और ये जो खंड इसके मुख्य खंड हैं उसको आप याद रखिएगा ABCD करके, चाहे काखा का करके। तो अब अनुच्छेद जो है 243C ये है पंचायतों के संगठन से। तो पंचायतों के संगठन से असर, जैसे ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष और सदस्य, जो ग्राम पंचायत के अध्यक्ष जिसे प्रधान कहते हैं उनको चुनने का काम, और जो सदस्य होते हैं उनको चुनने का काम जो है ग्राम सभा करेगी। तो ग्राम सभा के जो सदस्य हैं वो प्रत्यक्ष मतदान द्वारा ग्राम पंचायत के अध्यक्ष और जो सदस्य होते हैं उनको चुनेंगे। ये तो हमने जान ही लिया कि कितनी जनसंख्या पर कितने सदस्य होने चाहिए, यही क्रम रहेगा। लेकिन यहाँ की जो जितने भी सदस्य हैं जनसंख्या के हिसाब से उन सदस्यों को चुनना, और अध्यक्ष को किस तरीके से, प्रत्यक्ष मत द्वारा। ये दोनों ही प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुने जाएंगे। तो इस तरीके से, और जो क्षेत्र पंचायत है या पंचायत समिति, यहां पर भी समझ लेना आवश्यक है। जो क्षेत्र पंचायत का अध्यक्ष या प्रमुख होता है उसको ब्लॉक प्रमुख कहते हैं। उपखंड प्रमुख या ब्लॉक प्रमुख, और ब्लॉक प्रमुख जो है ये जो है अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। किनके द्वारा? जो बीडीसी मेंबर जो होते हैं। क्षेत्र पंचायत जो है वो कई वार्डों में बटा होता है, और वो वार्ड के जो सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो प्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्य में से एक जो है, एक या एक से अधिक व्यक्ति जो ब्लॉक प्रमुख पद के लिए खड़े होते हैं, तो उनको जो वोटिंग करते हैं सदस्य जो बीडीसी मेंबर, तो वह जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाने वाले बीडीसी मेंबर, और बीडीसी मेंबर ही जो है ब्लॉक प्रमुख का चयन करते हैं। तो जिला पंचायत अध्यक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष जो है जिला पंचायत सदस्यों द्वारा ही चुना जाता है, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। और जो जिला पंचायत सदस्य हैं, जो जिला है कई वार्डों में बांटा जाता है, और जो जिला पंचायत के सदस्य हैं वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जिला पंचायत के सदस्य जो हैं जनता द्वारा, जो क्षेत्र की जो वार्ड, जो जिला पंचायत क्षेत्र वार्डों में बटा है, वहां की जो मतदाता हैं वह जिला पंचायत सदस्यों को चुनते हैं। प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। ये जिला पंचायत सदस्यों का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से जो क्षेत्र की जनता है, जो मतदाता है वो करते हैं। और वही जो जिला पंचायत सदस्य हैं, जिला पंचायत सदस्य ही जो है अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारी घोषित करते हैं। तो जो
जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए जिला पंचायत सदस्य खड़े हैं, तो वो सदस्य ही उनको मतदान करके निर्वाचित करते हैं। तो ये जो अध्यक्ष हैं वो जिला पंचायत सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए ये अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए सदस्य हैं, वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते। राज्य विधानमंडल के सदस्य और इधर संसद के सदस्य, तो संसद के सदस्य से आते लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, और विधानमंडल से आते राज्य विधानमंडल से आते जहाँ 2 सदनीय है वहां पर विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य जो उस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो उस पंचायत क्षेत्र के वो पदेन सदस्य होते हैं। ये जो है पंचायत क्षेत्रों के जो है पदेन सदस्य होते हैं। इस तरीके से हमने पंचायतों के संगठन के बारे में जाना अनुच्छेद 243C के अंतर्गत। अब बात करते हैं अनुच्छेद 243D के तहत। यहाँ पर देखते हैं कि कितने जो है बिंदु हैं हमारे लिए उपयोगी हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं। तो यहाँ पर याद रखना है आपको, यहाँ पर पंचायतों का आरक्षण है। तो आरक्षण के अंतर्गत किसका आरक्षण? SC और ST, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इनके आरक्षण की बात कही गई है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 243D के तहत। तो यहाँ पर जो इनका आरक्षण होगा वो उनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा। और समझने वाली बात यहाँ पर ये है विशेष रूप से जो SC और ST वर्ग की जो महिलाएं हैं उनके लिए भी जो है 1/3 सीटें हैं जो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इस बात को गौर करके समझना है कि जो पंचायतों में SC और ST वर्ग की महिलाओं के लिए भी जो उनके कुल स्थान है उनका 1/3 सीटें जो हैं महिलाओं के उस वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। अब 73वें संविधान संशोधन द्वारा एक और व्यवस्था हुई, उसमें जो है 1/3 जो है जो टोटल सीटें हैं वो आरक्षित होंगी किनके लिए? महिलाओं के लिए। अब जब सबका पूछता है तब 1/3, अगर इस कैटेगरी SC/ST कैटेगरी के संदर्भ में पूछता है तब भी 1/3। तो ये 1/3 जो सीटें हैं वो जो पंचायतों की अध्यक्ष और सदस्य दोनों प्रकार की जो सीटें हैं उनके लिए ये जो है पद आरक्षित हैं। ये बात भी हमने समझी। अब बात करते हैं कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर जो यह उपबंध लागू नहीं होता है। ऐसा कौन सा राज्य है? तो ऐसा राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो SC वर्ग के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है क्योंकि वहां पर कोई SC है ही नहीं। इस वजह से आपको ये भी याद रखना चाहिए कि कौन सा राज्य ऐसा है जहां पर अनुसूचित जाति के लिए एक भी पंचायत में एक भी पद आरक्षित नहीं, तो अरुणाचल प्रदेश हो गया। इसी तरीके से जो क्षेत्रीय परिषदें जनजाति परिषदें हैं कहाँ? नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। यहाँ पर जो जनजाति परिषदें हैं यहाँ पर भी जो आरक्षण की जो पंचायती राज प्रणाली लागू नहीं होती है। तो यहाँ पर हमने ये जाना कि इसके अंतर्गत जो जनजाति परिषदें हैं काम करती हैं।
पर्वतीय परिषद जो है वो मणिपुर में काम करती है। मणिपुर में पर्वतीय क्षेत्रीय परिषद। इसी तरीके से दार्जिलिंग में गोरखा। तो अब हमने जाना 200 अनुच्छेद 243 डी के अंतर्गत जो आरक्षण के प्रावधान थे उनको जाना। अब बात करते हैं अनुच्छेद 243 ई के तहत तो अनुच्छेद 243 ई, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु आएंगे इनको भी आत्मसात कीजिएगा और समझ लीजिएगा। पहली बात याद रखिएगा, अनुच्छेद 243 ई के तहत जो है पंचायतों का कार्यकाल है। किसका कार्यकाल? पंचायतों का। तो कार्यकाल के संबंध में जब आती है तो सभी प्रकार की पंचायतें, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, इन सबका कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का है। पांच वर्ष का कार्यकाल है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 243 एक्ट की। तो अनुच्छेद 243 एक्ट के तहत जो है सदस्यों और अध्यक्ष और सदस्यों की निर्भरताएं हो गई। जैसा कि हम जानते हैं कि जो ग्राम पंचायत के अध्यक्ष और सदस्य के लिए जो चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु है 21 वर्ष है। तो जो व्यक्ति 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो तो वह ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत किसी भी पंचायत के सदस्य और अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ सकता है। उसको इस आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता है कि वह 22 साल का है, वह 25 साल का है या वह 30 साल का है। इस तरीके से उसको निर्भरता नहीं दी जा सकती। तो इस तरीके से विधानमंडल जो बिल बनाता है उसके तहत जो शर्तें रखता है, उन शर्तों को जो चुनाव लड़ने जा रहा है उम्मीदवार उसको उन शर्तों को पूरा करता हो। इस तरीके से हमने उनकी निर्भरताओं के बारे में जाना। अब हम जानते हैं पंचायतों की जो शक्तियां हैं और प्राधिकार हैं उनके विषय में। तो अनुच्छेद 243 जी के तहत जी से आते जी हजूरी करना। तो जी हजूरी तभी करेंगे जब आप किसी के पास शक्ति होगी। तो पंचायतों की शक्तियां और प्राधिकार, तो उनकी शक्तियां और अधिकार क्या हैं इनको भी जान लीजिए। जो ग्राम पंचायतें हैं उनको जो है विधि बनाने की शक्ति दी गई है। तो किस प्रकार की वो है विधि बना सकते हैं, तो उनको जो है यहाँ पर सब एक सवाल समझ लेना अति आवश्यक है। जो ग्राम पंचायतों को 29 विषयों पर जो है बिल बनाने की शक्ति है। तो सवाल ये पूछ देता है कि ग्राम पंचायतों को कितने विषयों पर
विधि बनाने की शक्ति है। तो ये मुख्य है आपका 29 विषय आपको याद रखना है। तो 29 विषयों पर जो है विधि बनाने की शक्ति है, और उसमें ऐच्छिक विषय भी है और अनिवार्य विषय है। तो अनिवार्य विषय के अंतर्गत जैसे जो क्षेत्र जहाँ पर वो अध्यक्ष वगैरह चुने जाते हैं, वो अपने क्षेत्र में सफाई व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, रोशनी की व्यवस्था, जो प्राथमिक शिक्षा है उसकी व्यवस्था, ये जो है उनके अनिवार्य कार्य हो गए। अब वहाँ पर ऐच्छिक के अंतर्गत उस अस्पताल खुलवा देना, पुस्तकालय खुलवा देना, इस तरीके के जो कार्य हैं वो ऐच्छिक कार्य हो गए। तो ये यहाँ पर हमने जो समझना है उसको समझना है कि पंचायतों के लिए जो विधि बनाने की शक्ति है, पंचायतों को पंचायत जो है वो कितने विषयों पर विधि बना सकती है, तो उसके अंदर में पंचायतों के अंदर में जो 29 विषय आते हैं, तो 29 विषयों को याद रखना है यहाँ पर आपको। अब बात करते हैं अनुच्छेद 243 आई की। तो आई से मतलब इनकम समझिए आप, यहां पर आपको लगा लीजिए वित्त आयोग। वित्त आयोग तो जो है अनुच्छेद 243 आई के तहत वित्त आयोग का गठन कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। संबंधित राज्य का राज्यपाल। कितने वर्ष? 5 वर्ष। तो 5 वर्ष के लिए जो है वित्त आयोग का गठन होगा। तो वित्त आयोग जो है पंचायतों को वित्तीय सहायता प्रदान कराएगा। वित्तीय सहायता पंचायतों को वित्त आयोग कराएगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 243 के की। अनुच्छेद 243 निर्वाचन, जो पंचायतों हेतु निर्वाचन है जो उसकी बात कही गई है। पंचायतों के निर्वाचन की बात अनुच्छेद 243 के तहत। तो आपको ये याद रखना है कि 243 के तहत क्या है कि पंचायतों का निर्वाचन है। तो सभी इस तरह की पंचायतें, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, इनके निर्वाचन की व्यवस्था जो है राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। यहाँ पर ये सवाल पूछ देता है कि जो ग्राम पंचायतों का निर्वाचन कौन कराता है? तो ग्राम पंचायतों का जो निर्वाचन है वो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। राज्य निर्वाचन आयोग ये महत्वपूर्ण दर्शन है। ये अक्सर पूछ देता है कि जो पंचायतों के चुनाव कौन करवाता है? तो पंचायतों के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। तो राज्य निर्वाचन आयोग में आयुक्त होगा। तो आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? कभी कभार ये भी पूछ लेता है। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो है संबंधित राज्य के राज्यपाल करते हैं। ये सवाल हो गया आपका। अब कभी कभार ये पूछ देता है कि राज्य के निर्वाचन आयोग को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो नियुक्ति तो जरूर करते हैं राज्यपाल, लेकिन ये उनको पद से उसको नहीं हटा सकते हैं। तो उनके पद से जो निर्वाचन आयोग के आयुक्त हैं उनको उनके पद से हटाने की प्रक्रिया वही है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को जिस रीत से हटाया जाता है उसी रीत से जो राज्य के निर्वाचन आयुक्त को भी हटाया जाएगा। तो हमने अनुच्छेद 243 के अंतर्गत इन बातों को जाना। अब बात करते हैं
अनुच्छेद 243 ओ के तहत अनुच्छेद 243 ओ के तहत जो पंचायतों के निर्वाचन होते हैं, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन। जो पंचायतों के निर्वाचन संबंधी मामले हैं, उनमें जो न्यायालय है वो किसी भी प्रकार की दखलंदाजी नहीं कर सकते। तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 243 ओ के तहत। तो यहाँ पर ये हमने समझा, और इसके साथ जो अन्य यहाँ से प्रश्न समझने की जरूरत है उसको भी समझ लीजिए। अक्सर ये पूछ देता है कि किस राज्य में किस स्तर की जो है पंचायत प्रणाली लागू है। तो त्रिस्तरीय शासन प्रणाली जो पंचायती राज प्रणाली है उसको हम पढ़ चुके हैं। उसके साथ साथ कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर 2 स्तरीय जो है पंचायती राज्य प्रणाली लागू है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर 1 स्तरीय पंचायती राज्य प्रणाली है, और कुछ राज्य ऐसे हैं, कुछ क्या एक ही राज्य ऐसा है जहाँ पर पंचायती राज्य प्रणाली जो है वो 4 स्तरीय है। तो आप जानते हैं पंचायती राज प्रणाली तो जो 4 स्तरीय है, 4 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली है वो पश्चिमी बंगाल में। ये सवाल अगर आ गया तो ठीक है, यही पूछता है केवल कि 4 स्तरीय जो पंचायती राज प्रणाली भारत के किस राज्य में लागू है, तो पश्चिमी बंगाल में। अगर स्तर पूछ देता है तो ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत और आंचलिक पंचायत और जिला पंचायत या जिला परिषद। तो इस तरीके से हमने पश्चिमी बंगाल में 4 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली है उसको हमने जाना। वैसे यहीं तक पूछता है केवल कि जो है किस राज्य में 4 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली है, तो आपको याद रखना है पश्चिमी बंगाल में। अब कौन से राज्य ऐसे हैं जहां पर केवल 1 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली है? तो आप याद रख लीजिएगा केरल और कश्मीर। तो उसको आप जम्मू कश्मीर, तो का से ये केरल हो गया और कैसे कश्मीर, ऐसे याद करके करेंगे आप तो उसका सामंजस्य बना रहेगा। तो 1 स्तरीय जो है पंचायती राज प्रणाली केरल में भी है और कश्मीर में भी है। तो जम्मू कश्मीर दोनों को आप एक साथ लीजिए, कश्मीर को सुविधा के लिए आप जोड़ लीजिए। इसी तरीके से जो त्रिपुरा है वहां पर भी है और सिक्किम में भी है 1 स्तरीय। इस तरीके से हमने 1 स्तरीय जो पंचायती राज प्रणाली वाले राज्यों के संबंध में जाना। अब जो 2 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली है वो कहाँ कहाँ है, तो ये आपके
मध्य प्रदेश में है, असम में है, उड़ीसा में भी है और हरियाणा में भी है। ये हमने जाना। हालांकि ये जान लेना आपके लिए हितकारी है, लेकिन ज़्यादा अगर ना याद कर पाए तो इसको याद रखें, 4 स्त्री वाले। इसी तरीके से आप त्रिस्त्री जो है, त्रिस्त्री पंचायती राज प्रणाली किन किन राज्यों में रहा? तो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ बिहार, महाराष्ट्र भी लगा हुआ, गुजरात के बाद उधर राजस्थान भी है, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। तो इस तरीके से हमने जो पंचायती राज प्रणाली किस राज्य में किस स्तर की है, उसके संबंध में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उनको भी समझा, और ये भी बताया कि ये अधिक महत्वपूर्ण है और ये कम है। तो इनको आप अधिक से अधिक याद करने की कोशिश कीजिएगा, और बड़ी आसानी के साथ हम आपको जो है विषय वस्तु प्रदान कराते रहेंगे, और आप उसको आत्मसात करते रहिएगा और आसानी के साथ अपनी परीक्षा को सफल बनाइएगा। ये इस बात की तो मेरी गारंटी है, जो पढ़ाएंगे उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।